हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एडवोकेट फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले ब्लॉग में जो लीगल ब्लॉग बना रहा हूं, लीगल वन में डिस्कस करा था कि एडीए का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें और उसकी तैयारी कैसे करें। तो एग्ज़ाम के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था, पर आज मैं बता रहा हूं कि उसकी तैयारी है कैसे करें। लॉ कौन कौन से सब्जेक्ट तो मैंने बता दिए थे, पर अब मैं डिस्कस करूँगा हर एक टॉपिक आपके साथ। तो पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि लॉ बनता कैसे है, लॉ आया कैसे, कहाँ से लॉ की उत्पत्ति कैसे हुई। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं आजकल 3 सोर्स हैं लॉ के। एक तो है कस्टम, दूसरा है पार्लियामेंट और तीसरा है प्रेसिडेंट। साइटेशन जो आप पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जैसे जजेस के फैसले होते हैं, वो भी लॉ का रूप ले लेते हैं। तो पहले पुराने टाइम में बताता हूँ मैं आपको कि क्या होता था। जैसे अनसिविलाइज्ड सोसाइटीज़ थी, तो कोई क्राइम करता था, जैसे किसी ने किसी का दांत तोड़ दिया तो दांत के बदले दूसरे का दांत तोड़ते थे। तो उस टाइम उसी से वो सेटिस्फाई होते थे कि बदले का बदला, जैसा इसने किया उसके साथ वैसा करो। तो फिर बाद में धीरे धीरे सोसाइटी इंप्रूव होती गई। लॉ के सोर्स जैसे पुरानी अच्छी फैमिली थी, जो अच्छे कस्टम थे, लॉन्ग टाइम से जो कस्टम थी, उन्होंने लॉ का रूप ले लिया। और मनु स्मृति है, उसमें भी लॉ का दिया हुआ है। लॉ बहुत सारा लॉ समझाया गया है, उसमें से भी लॉ वो कानून का रूप ले लिया था उसने भी। तो उस तरह से धीरे धीरे सोसाइटी चलती रही और लॉ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होता रहा। फिर पहले तो राजा डिसाइड करते थे खुद, फिर उन्होंने उस काम के लिए जज बिठाना शुरू कर दिया। फिर जज देखते थे कि क्या चल रहा है, जो भी फैसले थे जज लेते थे। तो पुराने ज़माने में मेन सोर्स तो लॉ का वही है कस्टम्स। जो लॉन्ग टर्म से कस्टम है, जो अच्छी कस्टम थी, वो लॉ का रूप धारण कर लेते थे और उन्हीं को लॉ मानते थे। उस सोसाइटी के लिए वही लॉ होता था। फिर 1834 में लॉर्ड बेमिंगटन मैकॉले की अध्यक्षता में बार एक कमेटी बनाई गई। उसने इंडियन पैनल कोड जो था वो ड्राफ्ट किया। जो फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन था लॉर्ड बेमिंगटन मैकॉले। तो उसकी अध्यक्षता में ये जो हमारा इंडियन पैनल कोड है, इसको ड्राफ्ट किया गया था। फिर कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने इसमें बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स की, अमेंडमेंट की और अल्टीमेटली 1860 में इसको लोकसभा में पास कर दिया और 1862 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो पहला हमारा सब्जेक्ट यही रहेगा इसमें, इंडियन पैनल कोड 1860 एक्ट नंबर 45। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लॉ के सोर्स मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे है। उस तरह से हिसाब चलता था पहले। कस्टम जो होती थी वो लॉ का रूप धारण कर लेती थी। अब आजकल जो प्रेसिडेंट्स, जैसे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के फैसले होते हैं, वो भी बाद में लॉ का रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि जजेस जो है वो बहुत एक्सपीरियंसड होते हैं। तो लॉ इम्प्लीमेंट करते करते कई चीज़ें इम्प्रूव भी करते हैं, कई अमेंडमेंटें भी होती हैं। तो इस तरह से ये लॉ के सोर्स हैं। तो फर्स्ट है हमारा इंडियन पैनल कोड। तो दोस्तों, कोई भी बुक पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले तो उसका जो इंट्रोडक्शन है वो ध्यान से पढ़नी होती है। पूरी बुक का सार उसी में से समझ आता है हमें। तो पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल 1-2 बार पढ़ लें, ताकि आपको पूरी बुक का सार पता लग जाए कि उस बुक में क्या दिया हुआ है। और उसके बाद होता है डेफिनेशन पोर्शन। हर एक एक्ट, हर एक लॉ की जो बुक है उसमें एक सेक्शन ऐसा होगा, उसमें हर एक वर्ड का मीनिंग बताया होता है, डेफिनेशन दी होती है, ताकि आगे आप उस बुक को पढ़ें, पूरी बुक को पढ़ें तो आपको कहीं भी कोई कठिनाई नहीं आए किसी भी वर्ड को समझने में। तो डेफिनेशन पोर्शन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कोई भी बुक स्टार्ट करने से पहले। उसको बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ें। अब जैसे इंडियन पैनल कोड है ये, तो इसका आप बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ें, इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री भी पढ़ें। फिर इसमें डेफिनेशन जो है वो अलग अलग सेक्शनों में दी हुई है, अलग अलग है, तो आप उस तरह से उसको पढ़ें, पूरी समझें उसको, जितने भी लॉ के सेक्शन।
तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। अब देखो आईपीसी का सेक्शन 1 है, इसमें तो टाइटल, एक्सटेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द कोड दिया हुआ है। और सेक्शन 2 में पुनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, 3 में पुनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विद विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन इंडिया। और सेक्शन 4 है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। तो इन सेक्शनों में मेन क्या है, जुरिस्डिक्शन बताया हुआ है। जुरिस्डिक्शन मतलब इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो अगले ब्लॉग में हम ये बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है। वी विल डिस्कस इट elaborately so you can understand better for your preparation of ADA exam. So we will meet in the next blog. Till then, bye bye. एंड अगर आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग्स प्लीज़ comments, and if you want some improvement in my blogs then you also comments that improvement. I will make sure I will improve myself for that, and I will try to my best to teach you every topic which is necessary for your preparation for ADA exam and HJS and हायर जुडिशरी। मैं पूरी ट्राई करूँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़िए ताकि आपको मुझसे कुछ फ़ायदा हो सके। इसलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय।